Mendel's Laws of Heredity. Understanding Genetic Inheritance. चलो, तो फिर आज अपने बात करेंगे इस क्लास में मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी की। ठीक है, सबसे पहले बताओ मेंडल के बारे में क्या जानती हो। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं कि मेंडल था कौन, क्या किया था इसने, क्या नहीं किया था। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए किया था पी के ऊपर कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, पी को एक दूसरे से क्रॉस वगैरह करवाया था काफी जनरेशन तक। ठीक है, इसने काम किया था सेवन ईयर्स तक, 1856 से 1863। ठीक है, और उसके बाद में इसने, ठीक है, अब अपने बात करते हैं मेंडल की। बात करें थे 7 ईयर्स तक काम किया था, 1856 से 1863। ठीक है, उसके बाद में इसने सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। 3 लॉज दिए थे। सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आ गया। सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया था। उसको जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसने, उसको और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, उसने अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के पीस को एक दूसरे से क्रॉस करवाया था। फिर उसने ये जो हेरिडिटी है इसके बारे में पढ़ा था उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद में ये जो जितने भी लॉज बनाए हैं इसने, इन सभी को मिला के जो चीज अपने बोलते हैं वो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है मेंडल्स इनहेरिटेंस के, जितने भी लॉज है, तीनों लॉज को मिला के बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस। इस टाइम, इस एक्सपेरिमेंट के इस टाइम में क्या, जो मेंडल है ना, उसको कुछ भी नहीं मालूम था, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह क्या होते हैं, इसको कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है, इसके खुद के काम से ही उसको धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि तो जो गार्डन पी है वो कोई विजिबल ट्रेड्स ट्रांसमिट कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब विजिबल ट्रेड्स मतलब जो ऐसे ट्रेड्स जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलर है, जो पौधे का कलर है, जो उसके पोड्स का कलर है, वो उसको दिखाई दे रहा है। इस टाइप के करेक्टर्स उसने देखे, जैसे कि कलर हो गया, हाइट हो गया ऑफस्प्रिंग की। ऐसी चीजों को उसने ऑब्जर्व किया था जब वो ये इन सब चीजों को पढ़ रहा था उस टाइम। ठीक है, उसके बाद में मेंडल्स ने और क्या पाया, अपने केयरफुल ऑब्जर्वेशंस किए। उसके साथ साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो उसने काम किया था ना, वो था रिकॉर्ड कीपिंग का। उसने अपना रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया था। ठीक है, वो कलर को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, उसकी प्लांट्स है उसकी हाइट को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, क्योंकि वो विजिबल ट्रेड्स है। इसीलिए यही कारण है कि जो ग्रेगर मेंडल है उसने जो ट्रेड्स सेलेक्ट किए थे वो विजिबल ट्रेड्स सेलेक्ट किए थे। ठीक है, जब अपने मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उसने गार्डन पी सिलेक्ट किया। अब बात आती है गार्डन पी ही क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, उसने वो कोई दूसरा प्लांट भी सिलेक्ट कर सकता था मेंडल, पर नहीं, उसने गार्डन पी ही सिलेक्ट किया। क्यों कि सबसे पहले इसकी काफी सारी वेराइटीज है, वेराइटीज अवेलेबल है इसकी लार्ज स्केल के ऊपर, जिसके अंदर अपने उसके अल्टरनेट ट्रेड्स है, वो चीज उसके करेक्टर्स देख सकते हैं अपने। दूसरी चीज, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो मतलब कि दूसरे किसी की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपना पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो अपने सेल्फ पॉलिनेशन को इसके अंदर प्रिवेंट करके क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। ये चीज भी है इसके अंदर, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है उसके अंदर अपने सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवा सकते, पर जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है उसके अंदर तो अपने सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करके क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं इमेस्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, दूसरी चीज, ये एनुअल प्लांट था और शॉर्ट लिव्ड था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी इसकी। इसीलिए एक ही साल में अपने सेवरल जनरेशंस को, अपने मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपने सेवरल जनरेशंस को अपने स्टडी कर सकते हैं। जो पी प्लांट है उसको अपने इजीली रेज कर सकते हैं, इजीली उसको ग्रो कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको हैंडलिंग प्रैक्टिसेस उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है। क्या क्या, सबसे पहले पी प्लांट को अपने रेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेराइटीज अवेलेबल है डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। ठीक है, विच प्लांट प्रोवाइड मेनी इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग करेक्टर। इसीलिए इसने क्या किया था, पीस को सिलेक्ट किया था सबसे पहले। समझ में आया क्या क्या करेक्टर्स थे पीस के, पीस को ही क्यों सिलेक्ट किया इसने। वेरी गुड। जो मेंडल है उसने आर्टिफिशियल पोलिनेशन किया था, और आर्टिफिशियल पोलिनेशन कौन सा किया था, सेल्फ किया था या फिर क्रॉस किया था। सेल्फ नहीं किया था, क्रॉस किया था। उसने सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट जरूर लिया था, पर उसने किया उसमें क्रॉस पोलिनेशन ही था। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन को उसने प्रिवेंट कर रखा था, उसको इमेस्कुलेट करता था वो प्लांट्स को। ठीक है, मेंडल कंडक्ट आर्टिफिशियल पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइंस। ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइंस क्या होती है, एक ही एक चीज को बार बार करना, 6 से 7 जनरेशन के लिए एक ही एक चीज को, मतलब अगर कोई टॉल वेराइटी है तो उसको फिर टॉल से वो मल्टीप्लाई करना, मतलब एक तरीके से सेम ही सेम करेक्टर के साथ में वापस से क्रॉस करना। उससे क्या है कि ट्रू टू टाइप वेराइटी बन जाती है।
ठीक है। उसके बाद में अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन रिफर टू वन दैट हैव अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। उस चीज को मैंने बोला ना, अगर कोई टोल है तो उसको टोल से मतलब खुद से सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे। सेल्फ पॉलिनेट खुद से करवाएंगे तो खुद के अंदर जो ऑलरेडी अवेलेबल कैरेक्टर्स है वो क्या और ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। अगर किसी और से क्रॉस करवा देंगे फिर तो उसके जीन्स भी उसके अंदर आ जाएंगे। इसीलिए इसने क्या किया, जब क्रॉस पॉलिनेट करवाया या फिर जब ट्रू टू टाइप वेराइटीज बना रहे थे उस टाइम क्या है, बार बार कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन किया इसने। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में उससे क्या है, स्टेबल ट्रेट बन गया इनहेरिटेंस का और सेवरल जनरेशंस तक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है। फिर मेंडल ने सिलेक्ट किए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, 14 वेराइटीज को सिलेक्ट की एज अ पेयर। जैसे कि कोई अगर रॉन्ग, अब इसने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज ली। कौन कौन सी? सबसे पहले उसके डोमिनेट जो वेराइटीज थी वो ये है और रिसेसिव वेराइटीज ये है। ठीक है। सबसे पहले शेप ऑफ सीड, सीड का शेप कौन कौन सा लिया उसने? सीड का शेप लिया ऐसे प्लांट्स जिसका शेप राउंड है, ऐसे प्लांट जिसका शेप रिंकल्ड है। ठीक है। फिर कलर कैसा लिया? जिसका कलर येलो है, जिसका कलर ग्रीन है। ये तो इसके डोमिनेट ट्रेट्स है और इसके ये रिसेसिव ट्रेट्स है। ठीक है। फिर पॉड का कलर कैसे लिया? ग्रीन और येलो। कलर सीड का तो कैसा था? येलो और ग्रीन, SYG, येलो ग्रीन। ठीक है। जबकि अपने पॉड की बात करते हैं तो PGY, पीजी में क्यों रहना है भाई, YPG। ठीक है। PGY पॉड में ग्रीन और येलो, येलो जो ये बाद वाला है ये क्या है? ड्वार्फ है, ध्यान रखना। ठीक है। SYG। ठीक है। उसके बाद में शेप ऑफ पॉड, फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, या तो फुल है या फिर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। प्लांट की हाइट की बात करते हैं, टॉल और शॉर्ट ले ली। पोजीशन ऑफ फ्लावर कहाँ लगा हुआ है? एट लीफ जंक्शन, एट टिप ऑफ ब्रांचेस। फ्लावर कलर पर्पल या फिर व्हाइट। ये सब के सब करेक्टर्स थे, 14 करेक्टर्स थे जिनको इन्होंने लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो। उसके बाद में मेंडल ने क्या प्रोसीजर फॉलो किया? मेंडल ऑब्जर्व वन ट्रेट एट अ टाइम। इसने क्या किया? एक ट्रेट को एक टाइम में स्टडी किया। जैसे कि सबसे पहले इसने क्रॉस कर दिया टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को और उसका जो भी इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस था उसको स्टडी किया। सबसे पहले इसने क्या किया? टॉल और ड्वार्फ वाली वेराइटीज थी ये, टॉल और शॉर्ट, प्लांट की हाइट टॉल और ड्वार्फ। ठीक है। उस करेक्टर को देखा इसने। ठीक है। सबसे पहले इसने हाइब्रिडाइज किया प्लांट्स को अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रेट के अंदर। जो अल्टरनेट, अल्टरनेट का क्या मतलब हो गया कि अगर टॉल है तो उसका ड्वार्फ के साथ में, अगर राउंड है तो उसका रिंकल्ड के साथ में। ठीक है। इसी टाइप से इसने अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रेट या फिर जीन को उसने वो किया, जिसको अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल दिया। जो सीड है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय क्रॉस वेयर ग्रोन्स टू डेवलप इनटू अ प्लांट। मतलब जो F1 जनरेशन है सबसे पहले वो डेवलप हुई। मान लो जैसे अपन ने ये ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। जब इनको क्रॉस करेंगे तो F1 आएगी और F1 में क्या थे कि जो सभी प्लांट्स है वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे। जैसे कि अपन ने क्या है ये ले लिया। ठीक है। अब इनको अगर अपने क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या देगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सब जगह देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये कौन सी जनरेशन होगी? F1 जनरेशन है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? जो F1 जनरेशन आई है उसका क्या किया? सेल्फ पॉलिनेट किया। F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया और जब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया तो इसने क्या देखा? कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये तीन टाइप के बने जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी 1:2:1। ठीक है। ये वाला रेशियो आया। ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन। ये वाली कौन सी थी? F1 जनरेशन थी। बस यही चीज बता रहा है। बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, मेंडल आल्सो क्रॉस्ड पी प्लांट विद टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सबसे पहले तो उसने केवल सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में देखा। उसके बाद में उसने क्या किया? दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ कि उसने हाइट के साथ में कलर को भी जोड़ दिया, हाइट प्लस कलर कर दिया, या फिर कोई दूसरा जो करेक्टर था उन दो दो चीजों को, मतलब जो दो दो चीजें कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट, जो दो दो चीजें कॉन्ट्रास्ट थी उन्हीं को एक दूसरे के साथ में क्रॉस करना चालू कर दिया फिर उसने। ठीक है। उसके बाद में मेंडल ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे? सबसे पहले उसके अंदर F1 जनरेशन में मेंडल ने पाया कि जो जितने भी पी प्लांट्स है वो टॉल होंगे, एक भी ड्वार्फ नहीं है। टॉल मतलब सभी के सभी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या होता है? टॉल होता है। ये क्या होता है? ये भी टॉल होता है। ये क्या होता है? ये ड्वार्फ होता है। स्मॉल टी ड्वार्फ होता है। ठीक है। तो जो अपन ने F1 के अंदर क्या देखा कि सभी के सभी टॉल ही आए हैं। और उसने क्या देखा कि जो F1 है वो हमेशा रिसेंबल करेगा आइदर वन ऑफ इट्स पेरेंट। F1 ऑलवेज रिसेंबल्स आइदर वन ऑफ इट्स पेरेंट एंड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट फाउंड इन दिस जनरेशन। मतलब इसने देखा कि F1 में जो प्रोड्यूस हो रहा है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, वो किसी ना किसी एक पेरेंट के जैसा सिमिलर होएगा। क्यों? कि अपन ने क्या है, जब पेरेंट को क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी थे, ये भी क्या है? टॉल है। ठीक है। और F1 में क्या आ रहा है? ये भी क्या आ रहा है? टॉल आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये और ये दोनों क्या है? एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है। उसके बाद में F2 जनरेशन में उसने क्या पाया कि कुछ ऑफस्प्रिंग्स तो ड्वार्फ है, कुछ तो छोटे हैं।
ठीक है। और जो मतलब जो करेक्टर्स F1 में नहीं दिखाई दिए थे ना, वो करेक्टर्स F2 में दिखाई दिए हैं। F2 F1 में क्या है कि जो छोटा वाला पौधा था, जो छोटा वाला पेरेंट था, उसके जैसे तो करेक्टर दिखाई नहीं दिए, इसीलिए फिर उसको क्रॉस सेल्फ पॉलिनेट कराया। इसीलिए उससे क्या है कि जब F2 जनरेशन आई तो उसमें टॉल भी थे और शॉर्ट भी थे या फिर ड्वार्फ भी थे। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है ना, उसमें कोई भी डिडंट शो एनी मिक्सिंग, कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई, चाहे वो F1 हो या फिर F2 जनरेशन हो। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड्स, सिमिलर रिजल्ट ही वो दूसरे ट्रेड्स के अंदर पाए थे इन्होंने। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन व्हाइल एट F2 स्टेज बोथ द ट्रेड्स वर एक्सप्रेस्ड इन 3:1। अपन ने देखा था अभी 3:1 का। ठीक है, मेंडल आल्सो फाउंड आइडेंटिकल रिजल्ट्स इन डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में भी यही था कि जो F1 थी उसमें तो क्या है, केवल एक ही पेरेंट का करेक्टर दिखाई दे रहा है, जबकि F2 के अंदर दोनों के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द ट्रेट दैट अपीयर्ड इन द F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, जो F1 में पाई गई है वो क्या डोमिनेंट है, और जो दूसरी वाली है वो क्या है कि रिसेसिव है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब अपने बात करते हैं मेंडल का इंटरफेरेंस, मतलब मेंडल ने क्या क्या चीजें इससे ऑब्जर्व की, मेंडल ने क्या क्या ऑब्जर्व की अपने इन रिजल्टों से। ठीक है, सबसे पहले उसने प्रपोज किया कि कुछ फैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, किसके थ्रू, गेमेट्स के थ्रू। आजकल इन ये जो फैक्टर्स है जो पास हो रहे हैं उनको क्या बोल दिया, जीन, जिसको अपन ने डीएनए बोलते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, गेमेट्स के थ्रू जाते हैं। और आजकल इन फैक्टर्स को क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। ठीक है, इसीलिए जीन्स को क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स आर नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद में जीन्स जो कोड करता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट से, उनको एलील बोला जाता है। समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कैपिटल टी, ये तो क्या एक जीन है। ठीक है, ये स्मॉल टी ये तो क्या जीन है, पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये एलील है। क्या लिखा हुआ है, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ऐसी जीन्स जो क्या कोड करता है, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब जो बड़ा और छोटा दोनों को दिखा रहा है, वो क्या होता है, एलील होता है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन का अलग फॉर्म है वो एक तरीके का। जीन्स अकर इन पेयर इन विच, जीन्स जो पेयर्स में होती है ना, उसमें एक जीन तो डोमिनेट होती है जिसको अपने डोमिनेट फैक्टर बोल देते हैं, जो एक्सप्रेस करती है खुद को, और जो दूसरी वाली है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसको रिसेसिव बोलते हैं। एलील सिमिलर हो सकती है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये डिसिमिलर भी हो सकती है कैपिटल टी स्मॉल टी से। कुल मिला कुल मिला के अगर अपने मान लो कि केवल टी लिख रहे हैं तो ये तो क्या होगी, जीन होगी। कैपिटल स्मॉल टी लिख रहे हैं, ये क्या होगी, जीन होगी। पर अगर अपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं, ये क्या होगी, एलील होगी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, एलिल्स कैन बी सिमिलर इन केस ऑफ होमोजाइगोस, ये क्या है कि दोनों एलिल्स है और दोनों के दोनों सिमिलर है, ये क्या दोनों एलिल्स है, दोनों के दोनों सिमिलर और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों अलग है पर ये भी एलील है। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग के अंदर टॉल और ड्वार्फ पी वैरायटी, द एलिलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोलॉगस। ट्रू ब्रीडिंग में होता है ना टॉल और ड्वार्फ के अंदर, तो वहाँ पे जो एलिलिक पेयर होता है ना, वो हमेशा सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, होमोलॉगस होंगे। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको अपने जीनोटाइप बोला जाता है प्लांट का। जबकि जो अपन ने बोलते हैं कि टॉल और ड्वार्फ, उनको क्या फिनोटाइप, मैंने बताया था। अगर आपने ये लिखते हैं किसी भी क्रॉस के बाद में कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी रेशियो, स्मॉल टी, तो ये तो है जीनोटाइपिक रेशियो। क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, वहीं अपने अगर इसका रेशियो लिखते हैं, किसका, कि टॉल रेशियो ड्वार्फ, तो ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक का मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देने वाले होते हैं, जो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं, उनको फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद में जब भी टॉल और ड्वार्फ प्लांट गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के द्वारा, तो उस टाइम क्या होता है, जो एलिल्स होते हैं ना पेरेंटल पेयर के, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं। ओनली वन ऑफ द एलिल गेट ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, केवल एक ही एलिल है ना वो ट्रांसमिट होता है गैमेट्स के अंदर, दोनों में से, दोनों नहीं होते, ये चीज तो अपने को मालूम है। ठीक है, दस देर इज ओनली 50% ऑफ द 50% चांस, दस यहाँ पे क्या केवल 50% चांस है कि जो गैमेट है उसमें कोई एक एलिल कंटेन कर रहा होगा, मतलब जो दो एलिल होंगे उसमें से गैमेट में क्या एक ही कंटेन कर रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें गैमेट में या तो कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा। एज द सेग्रीगेशन इज अ रैंडम प्रोसेस, सेग्रीगेशन रैंडम प्रोसेस है तो कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के टाइम जो दो एलिल है, कैपिटल टी जो एक पेरेंट से मिला है और स्मॉल टी जो दूसरे पेरेंट से मिला है, वो एक दूसरे के साथ में यूनाइट होते हैं और जाइगोट प्रोड्यूस कर देते हैं।
that has one capital T and one small t allele or a hybrid having capital T small t. Since ये जो hybrid है ना उसमें क्या कंटेन करता है, एलिल्स कंटेन करता है जो एक्सप्रेस करता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. द प्लांट्स आर हेट्रोजेनियस. समझ में आया यहाँ तक? चलो अब अपने बात करते हैं सबसे पहले मेंडल्स फर्स्ट लॉ. मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, सेग्रीगेशन मतलब जब गेमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं उसी टाइम की बात कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, ये क्या, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो क्या बोलता है कि जो पेरेंट जीन है ना किसी भी ट्रेट की वो सेपरेट होनी जरूरी है. कि मान लो कि कोई ऐसा पेरेंट है जिसमें एक जीन तो कैपिटल टी की है दूसरी स्मॉल टी की है, तो ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट होनी जरूरी है, अलग अलग होनी जरूरी है. ठीक है, इक्वली एंड रैंडमली इनटू हैप्लॉइड गैमेट्स. ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होएगी तो ये क्या है, गैमेट्स बन गए रैंडम. ठीक है, सो दैट देयर ऑफस्प्रिंग हैव एन इक्वल चांस, ताकि जो ऑफस्प्रिंग बने हैं उनके पास में क्या है. ठीक है, कि जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो उसमें क्या हो कि एक ट्रेट हो इन दोनों में से, हैव एन इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटिंग आइदर एलिल. ठीक है, कि कोई भी दोनों में से एक एलिल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो. दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मियोसिस. मियोसिस की टाइम भी यही ऐसा ही होता है. ऑफस्प्रिंग इनहेरिट करता है वन एलिल को फ्रॉम ईच पेरेंट फॉर द ट्रेट एंड नो एलिल इज फेवर्ड. मतलब किसी भी एलिल को फेवर नहीं करते, दोनों के पास में इक्वल चांस होता है नेक्स्ट जनरेशन में जाने का. अब जो भी डोमिनेट होएगा वो चला जाएगा. एंड हैज एन एडवांटेज ओवर द अदर फैक्टर. और दूसरे फैक्टर्स के लिए कोई भी एडवांटेजेस नहीं होता. द मेल एंड फीमेल पी गैमेट हैज रिजल्टेड फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ द पोड कलर एंड टेक्सचर ट्रेट ड्यूरिंग मियोसिस. कुल मिला के मेल और फीमेल का जो पी का गैमेट है जो बने हैं किसके द्वारा, कि पोड कलर और टेक्सचर के सेग्रीगेशन से बने हुए हैं, उनके अंदर भी कुल मिला के मियोसिस से कनेक्ट कर रहा है. कि जिस टाइप से मियोसिस के अंदर क्या है रिकॉम्बिनेशन होता है उसी टाइप से इसके अंदर होता है. दोनों जीन से दोनों को इक्वली प्रेफरेंस दी जाती है कि कौन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. ठीक है, फिर आता है मेंडल सेकंड लॉ. मेंडल्स का सेकंड लॉ क्या है? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम. ठीक है, ये सेकंड लॉ है. ये क्या बोलता है कि जो एलिल है ना ट्रेट्स के अंदर वो पास होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. मतलब एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है. टू पुट इन अदर वे, जो सिलेक्शन होता है ना एलिल का फॉर अ ट्रेट हैज नथिंग टू डू विथ विच एलिल इज सेलेक्टेड फॉर अ डिफरेंट ट्रेट. कुल मिला के कोई भी एलिल है, ठीक है, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी. अब इसका जब इसका ये जो ट्रेड्स है ये पास होंगे ना नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उस टाइम इन दोनों के पास में ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हुए जाएंगे, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, टू पुट इन अदर वे, हाँ ये हो गया. ठीक है, विच एलिल्स. ठीक है, मेंडल्स ने क्या डिस्कवर किया था कि जो नेचुरल लॉ है ना वाइल डूइंग डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, up to that point he had made studying monohybrid cross which examined just one trait of the pea plant like color or height. मतलब उस टाइम इसने क्या एक ट्रेट देख दिया तो कलर या फिर हाइट मोनोहाइब्रिड के अंदर, जिसका रेशियो क्या आया था F2 जनरेशन के अंदर 3:1. ठीक है, जबकि अपन ने डाई हाइब्रिड के अंदर क्या देखी थी, दो ट्रेट्स देखे थे. ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे थे. तो इन डाई हाइब्रिड टेस्टिंग द आउटकम ऑफ बोथ दोनों ट्रेट्स का जो आउटकम है ना, चाहे वो मेंडल का 9:3:3:1 रेशियो है, आएगा कब आएगा F2 जनरेशन के अंदर 9:3:3:1. ठीक है, जो क्या बताता है कि इसका इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होता है करेक्टर का. क्या होता है? शोज द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ईच ट्रेट. प्रत्येक ट्रेट का क्या इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होता है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है, मान लो कि जो पेरेंट है, ठीक है, उसके पास में क्या कौन कौन सी जीन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब राउंड येलो. क्या है इसका क्या मतलब हुआ अपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे थे, इसमें सबसे पहले दो पेरेंट है, कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इसका मतलब क्या हुआ, राउंड और येलो. ठीक है, डोमिनेट. और इधर भी राउंड येलो, राउंड येलो. उसके बाद में जब इन दोनों का एक दूसरे के साथ में अपने क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों से जो गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले स्मॉल आर स्मॉल वाई. स्मॉल आर का किसके साथ में, स्मॉल वाई के साथ में ये एक गेमेट प्रोड्यूस हो गया. फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में, फिर जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ में, फिर जो स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के कैपिटल वाई के साथ में, और फिर जो कैपिटल वाई है सॉरी जो कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ में. ये क्या हो गया, इसके चार गैमेट बन गए. कौन कौन से, कैपिटल सॉरी स्मॉल आर सबसे पहले बड़ा बड़ा ले लो, इस टाइप से लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई. ठीक है, सेकंड कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल वाई. थर्ड कौन सा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई. ठीक है, फिर कौन सा, स्मॉल आर स्मॉल वाई. ठीक है, ये आ गया. और इधर भी क्या होंगे, फिर यही करेक्टर होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई.
ठीक है। जब इनका क्रॉस होएगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी टाइप से इन दोनों को क्रॉस करते जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है। इसी टाइप से इसके अंदर करते जाओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है। जब इनको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर की बात करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई। ठीक है। तो ये सब इसके रेशियोज हैं, और ये किसके अंदर फॉर्म में आएंगे, 9:3:3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमिनेट राउंड और येलो होंगे, डोमिनेट येलो वो तो रहेंगे 9 इसके अंदर। ठीक है। तो मतलब जिनकी जो क्या होंगे, पूरा राउंड और पूरा येलो, और ये क्या होंगे, जो राउंड तो होंगे पर येलो नहीं होंगे, येलो कम होंगे, मतलब क्या बोलते हैं, ड्वार्फ होंगे, रिसेसिव होंगे, रिसेसिव येलो। ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने कैपिटल वाई रखा है। उसके बाद ये कौन से होंगे कि जो रिसेसिव राउंड होंगे, मतलब जो रिंकल्ड होंगे, और उसके साथ में जो येलो नहीं है, जो येलो होंगे, फुल येलो होंगे। फिर जो रिंकल्ड भी होंगे और पूरा येलो भी नहीं होंगे। ऐसे क्या होंगे, 9:3:3:1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या इसको और क्या बोलते हैं, सिंपल डोमिनेंस भी बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर डोमिनेंस। ठीक है। मेंडल के थर्ड लॉ का मतलब है कि दो एलील ऑफ जीन है, ठीक है, उसमें जो डोमिनेट जीन होगा ना वो हमेशा एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेट जीन या फिर डोमिनेट एलील इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, बिकॉज वो क्या करता है, जो रिसेसिव एलील होता है उसको मास्क कर देता है, उसको ढक देता है। ठीक है। जो रिसेसिव ट्रेट है वो केवल तभी सीन होंगे जब दोनों एलील रिसेसिव होंगे, रिसेसिव वाला तभी दिखाई देगा जब दोनों रिसेसिव होंगे। ठीक है। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट ने क्या दिखाया था, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसने क्या दिखाया था, तो ऐसे पीस जो क्या जिनके पास में ग्रीन पोड है ना, अगर उसके पास में एक एलील येलो का है, ठीक है, तो भी वो इस टाइप की कंडीशंस दिखाएगा, जो डोमिनेट होएगा उसी को दिखाएगा। अगर मतलब एक या एक राउंड और सॉरी एक ग्रीन पोड और एक येलो पोड होएगा तो जो उसके अंदर डोमिनेट होएगा उसी को दिखाएगा ये। ठीक है। टू हैव अ येलो पोड द पी मस्ट हैव अ हेट्रोजाइगस, मतलब येलो पोड लाने के लिए उसको क्या हेट्रोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी है। द पी मस्ट बी होमोजाइगस रिसेसिव आएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, homozygous recessive आएगा, must be homozygous recessive for the trait. The same is true for the dominant trait of rough pod and recessive smooth pod. The pod are only smooth if they are, कि वो smooth तभी होंगे जब वो homozygous condition के अंदर होंगे। समझ में आ गया, मतलब जो रिसेसिव है उसको रिसेसिव दिखने के लिए उसको होमोजाइगस होना जरूरी है, और जो डोमिनेट है वो तो हेट्रोजाइगस के अंदर भी अपना एक्सप्रेस करेगा।